आज के हम इस वीडियो में इंडियन फिलोसफी एंड एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रोस्पेक्टिव इन सोशियोलॉजी एंड फिलोसफिकल बेस ऑफ एजुकेशन का 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले में हिंदुइज्म एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म एजुकेशन का हुआ, फिर मिडवेल एजुकेशन हुआ जिसमें मुस्लिम पीरियड होगा, और लास्ट में ब्रिटिश इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम हुआ। ये चारों इसका जो पार्ट है इसको हम इसमें कवर करेंगे। वैदिक पीरियड बेसिकली हिंदुइज्म का पीरियड है। जो एंशियंट हिस्ट्री जो हमारा है, जो हिंदुइज्म पे बेस्ड था, जो हमारा कल्चर था, उस समय का जो एजुकेशन था, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे बच्चे, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे वेदास की पढ़ाई होती है, उपनिषद की पढ़ाई होती है, या पुराण होती थी। तो इन सब का जो हिंदुइज्म कल्चर था, जो एजुकेशन था, बिल्कुल बेस्ड था जो हिंदुइज्म कल्चर पे, या हिंदूज के जो ट्रेडिशन थे, कल्चर था, उस पर ये बेस्ड था पूरा एजुकेशन सिस्टम। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रिजर्व एंड डेवलप द कल्चर। जो भी हमारी संस्कृति थी, जो हमारा कस्टम था, ट्रेंड था, जो भी हमारा ट्रेडिशन था, उसको एजुकेशन के थ्रू प्रिजर्व करके हम रखते थे, ताकि वो बहुत आगे पीढ़ी तक फैले। जैसे कि कोई हमारा ग्रंथ है जिसको हम पढ़ाते हैं, गीता, तो उन बच्चों को हम पढ़ाते हैं जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, फिर वही बच्चे आने वाली पीढ़ियों को एजुकेशन देंगे। तो ये जो हमारा कल्चर है उसके थ्रू हम प्रिजर्व करेंगे। जो हमारा ट्रेडिशन है, डांस हुआ, कस्टम हुआ, कल्चर हुआ, ये सबको हम एजुकेशन के थ्रू पढ़ाते थे ताकि वो प्रिजर्व रहे। लाइवलीहुड एंड आर्ट स्किल्स। आज के समय में भी एजुकेशन लाइवलीहुड के लिए है, बट एजुकेशन उस समय फुल लाइवलीहुड पे नहीं डिपेंड था। ये एक स्किल था, एक आर्ट था। बहुत लोग को सीखने के लिए जाते थे, क्योंकि पहले के जमाने में बहुत ज्यादा एजुकेशन पे उतना फोकस नहीं था कि आप एजुकेशन करके आपको अर्निंग करनी है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ जानना है, कुछ ना कुछ खोजना है, जिसकी वजह से वहां उस समय एजुकेशन लोग करते थे। इसे मोरल कैरेक्टर डेवलप होता था, एक नैतिक शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी, प्रॉपर डायरेक्शन, आपकी लाइफ का एम प्रोवाइड किया जाता था इसमें। और नॉलेज तो वैसे भी गेन कर ही रहे थे एजुकेशन के थ्रू। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उस जमाने में जो एजुकेशन था, स्पिरिचुअल पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। योग हुआ, ये सब जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, उसमें स्पिरिचुअल पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। अपने आप को कैसे आप डेवलप करें, कैसे अपने आप को परमात्मा से जुड़े, तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। इसका जो करिकुलम है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, परा लौकिक जिसको कहते हैं, और अपरा और लौकिक। दूसरा है परा अलौकिक। अपना मतलब जिसको हम अपने आप डेवलप कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर रहे हैं, जो हमारी नीड है। और अपरा वो हुआ जो परमात्मा से रिलेटेड, जिसमें हम प्रूव नहीं कर सकते, उसके बारे में हमें बस पता है। जैसे ईश्वर है या नहीं है, ये हमें नहीं पता कि ईश्वर एग्जैक्ट में है या नहीं है, बस हम महसूस कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो कोई खोद नहीं पाया है, तो दिस इज कॉल्ड अपरा। जो ये अलौकिक है, हम इससे बता नहीं सकते हैं, पर लौकिक में हम ग्रामर पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो ये सब जो है लौकिक है, हम खुद बनाते हैं, खुद डेवलप करते हैं, और चीजों को अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। पर अलौकिक में जो वेद है, पुराण है, ये सब आएंगे और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो मतलब एंशिएंट में लिखा गया वही चलता आ रहा है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है कि जो चीजें थी वो उसको हम चेंज करके कुछ नई चीज डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो पुरानी चीज है उसको ही हम आगे लेकर जाएंगे। इसमें टीचिंग मेथड है वर्बल, प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर, डिबेट, सिमुलेशन एंड ईटीसी। वर्बल हुआ, टॉक टू टॉक हुआ, गुरुकुल में गुरु से, जिसको आचार्य बोलते थे उस समय, उससे हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस करते थे, क्वेश्चन आंसर होता था, बच्चों में वाद विवाद होता था, डिबेट होता था। और सिमुलेशन, बच्चों को एक एग्जैक्ट सिचुएशन दी जाती थी, जैसे कि बच्चों को जंगल में भेज दिया गया है और फिर उसे बोला जाए कि लकड़ियां लेकर आओ, तो जितना भी वहाँ का इन्वॉल्वमेंट होता था, वो बच्चे सीखते थे कि जंगल में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे हमें लाइवली खाने के लिए भी हमें कहाँ कहाँ से फल लेने हैं। सारी जो सिमुलेशन का सिचुएशन था उसमें उसको रख दिया जाता था, और बच्चा खुद बहुत कुछ सीख कर आता था उस समय। 2 संस्कार होते थे, उपनयन सेरेमनी पहला है, और दूसरा है संवर्धना संस्कार। पहला जो सेरेमनी है उपनयन में, जिसमें बच्चों को शुरू में तैयार किया जाता था गुरुकुल जाने के लिए, वो एक अलग सेरेमनी होती थी, जिसमें बच्चों को बहुत तरह की हिंदू रिचुअल के थ्रू बहुत सारे पूजा पाठ कराए जाते थे, गुरुओं के थ्रू, जिनके आश्रम में उनको जाना होता था। इसमें जो सरस्वती देवी है, विद्या की देवी, उनकी पूजा कराई जाती थी। और जो भी शुरुआत में जितने भी मोह माया है, उसे थोड़ा बच्चों को दूर किया जाता था, क्योंकि गुरुकुल में सिर्फ उनकी केयर के लिए गुरु माता ही होंगी, और वह गुरुकुल में गुरु माता थी, तो वो केयर करती थी। तो शुरू में बच्चों को हर एक चीज के लिए, जैसे कि घर परिवार, इन सब चीजों के लिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस उनको करवाना, महसूस कराना, इस सेरेमनी के थ्रू होता था। और ये सेरेमनी एक इवेंट की तरह होती थी। उसके बाद, उस सेरेमनी के बाद बच्चे घर त्याग करके गुरुकुल में प्रवेश करते थे शिक्षा के लिए। और गुरु माता को ये भी माना जाता है कि माँ के बाद गुरु माता ही है, सेकंड माता होती है जन्म के बाद, गुरु माता।
और संवर्धन संस्कार में ये जब बच्चों की एजुकेशन पूरी हो जाती थी, उसके बाद ये संस्कार एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा जाता था जिनको जिसमें जो उनका ब्रह्मचारी का क्लॉथ था उसको चेंज किया जाता था, उनको घरेलू क्लॉथ दिया जाता था। और पिछले में जो इवेंट हमारा होता था, जो पिछला हमने पढ़ा उपन्या में, तो उस इवेंट में उनको ब्रह्मचारी का कपड़े पहना जाते थे, जो भी उनके बच्चों के कपड़े होते थे घरेलू, उसको चेंज करके इसमें ब्रह्मचारी के कपड़े उतारे जाते हैं और जो घरेलू कपड़े होते हैं वो पहनाए जाते हैं। और कुछ एक नॉर्मल ट्रेडिशन जो भी है उसको फुलफिल की जाती थी, कुछ मंत्र के उच्चारण होते थे। इसके बाद फाइनली उनको ये शपथ लिया जाता था कि जो भी उनका घरेलू अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो निष्ठा के साथ फुल इफेक्टिव वे में उसको पूरा करेंगे, और वो साथ साथ सोशल ड्यूटी भी परफॉर्म करेंगे, सोशल वर्क पे भी काम करेंगे। जितना उन्होंने गुरुकुल में सीखा है उन सबको परफॉर्म करना है उन्हें बाहरी दुनिया में। और उसमें बहुत सारे बच्चे गुरुकुल जाते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे वहाँ रह जाते थे, वो वापस नहीं आते थे, या कोई गुरु बन गया, या कोई जैसे कि गुरु का मतलब आचार्य होता है, कोई आचार्य बन गया, तो बहुत सारे लोग वहीं रुक जाते थे और आगे की शिक्षा लेते थे। वो घरेलू वो ब्रह्मचर्य का जीवन ही अपनाते थे, वापस घरेलू जो भी हमारा सिस्टम है उसमें वापस नहीं आना चाहते थे। एजुकेशन पीरियड होता था 12 ईयर के लिए होता था, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट हुआ, गुरुकुल हुआ। जो भी ये सोर्स ऑफ इसका एडमिनिस्ट्रेशन का जो सोर्स था गुरुकुल का जो फाइनेंशियल सोर्स था, वो बड़े बड़े राजाओं से मदद आती थी, व्यापारी हुए या कुछ अमीर व्यक्तित्व हुए, ये सब डोनेट करते थे गुरुकुल के लिए। एंड जो गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो स्पिरिचुअल फादर होते थे, और गुरु माता जैसे कि मैंने बताया वो मदर के बाद वही होती थी, क्योंकि बच्चा उनके साथ काफी वक्त बिताता था, तो वहाँ पे उसकी अपनी माँ नहीं होती थी बर्थ वाली, इसलिए गुरु माता ही उसकी माँ दूसरी माता कहा गया है, और स्पिरिचुअल फादर कहा गया है गुरु को। अब हम बात करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन एंड जैनिज्म 600 ईयर टू 12th सेंचुरी। जो बुद्धिस्ट एजुकेशन है या जैनिज्म है, जो बुद्धिस्ट का स्टार्ट किया था महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध, और देन जो जैनिज्म का ओरिजिन हुआ है महावीर से। एजुकेशन का जो फर्स्ट एम होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टीच रिलीजियस नॉलेज और प्रिपेयर फॉर लाइवलीहुड, मोरल कैरेक्टर, प्रिजर्व नेशनल कल्चर। ये सब एजुकेशन के जो मेन एम थे कि एजुकेशन क्यों कराया जाएगा, बुद्धिस्ट एजुकेशन क्यों उस बच्चे जाएंगे करने के लिए, तो ये सब उसके मेन पॉइंट्स थे कि पहले तो वो अपने आप को डेवलप करेंगे लाइवलीहुड के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, मोरल डेवलपमेंट, हर एक चीज पे फोकस किया जाएगा। जो करिकुलम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री में आपका राइटिंग, रीडिंग, सिंपल मैथमेटिक्स नॉलेज ऑफ 49 लेटर्स। हायर एजुकेशन में साइंस, ग्रामर, संस्कृत, नक्षत्र, शस्त्र, कौशल एंड त्रिपिटका। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए हैं। टीचिंग मेथड इसमें लेक्चर होता था, क्वेश्चन आंसर होता था, इंटीमेशन होता था, डिबेट होता था, कॉन्फ्रेंस होता था, डेमोन्स्ट्रेशन। इसके बाद स्वाध्याय। बेसिकली आपने सुना होगा जो गौतम बुद्ध थे वो जितने भी उनके अपने मॉन्क थे उनको शिक्षा देते थे, दिस इज कॉल्ड लेक्चर। वो होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर भी करते हैं अपने गुरु से जो भी उनको शिक्षा दे रहा है। जैसे गौतम बुद्ध जब लेक्चर देते थे, समन देते थे, तो जितने भी उनके मॉन्क लेते थे उनको अलाउ रहता था क्वेश्चन आंसर करने का, जिससे प्रॉपर एक्टिव एजुकेशन होता था और प्रॉपर नॉलेज फ्लो होता था। इसमें सेरेमनी है जिसको हम पब्जा सेरेमनी कहते हैं। इसका मतलब होता है पब्जा मतलब गोइंग आउट, मतलब अब आपको जाना है। जैसे कि इनिशिएट पीरियड में जो बच्चे होते थे वो घर छोड़ के जाते थे पढ़ने के लिए, तो उसमें आपको जो बुद्धिज्म में था कि येलो क्लॉथ पहनना होता था और पूरा सेव करना होता था, हेड भी और पूरा जितने भी बियर्ड है मतलब पूरा आपको सेविंग करना होता था। एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करनी होती थी बॉडी लैंग्वेज को लेकर के। समय 3 जाप कराए जाते थे, आज भी लोग करते हैं। इसमें 3 जाप है, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 जाप मॉन्क करते हैं। इसके बाद उपसंपदा सेरेमनी। इसकी जो पहले सेरेमनी था उसमें बच्चे स्कूल को जाते हैं, जो भी उनका गुरुकुल या पढ़ने के लिए जहाँ भी जाते हो, लेकिन इसमें वो 20 ईयर एज के बाद अब जो भी कंप्लीट करते हैं अपना, इस सेरेमनी में जो कि 12 ईयर का उनका एजुकेशन होता है उसको वो कंप्लीट करते हैं, और उस समय उनकी उम्र 20 ईयर होती है। तो उनके पास 2 चॉइस होता है। पहला चॉइस ये होता है कि वो मतलब एजुकेशन कंप्लीट करें, आप घर को जाए, हाउस होल्ड लाइफ जो भी उनका है उसको परफॉर्म करें, या वो बुद्धिस्ट
बुद्धिज्म को प्रमोट करें मॉन्क बन करके। उनके पास पहला ऑप्शन है हाउस होल्ड बने, जो भी घर गृहस्थी है, और दूसरा है कि वो मॉन्क बन के बुद्धिज्म को प्रमोट करें। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन अपनाता था मॉन्क का, उसको अपना जो वेशभूषा होता था उसको चेंज नहीं करना होता था, जो येलो उनका ड्रेस है वही पहनना होता था, और पूरा मतलब पूरा सेफ रहते थे, वो भिक्षुक के रूप में रहते थे। और जो भी उनका रिचुअल था वो प्रॉपर परफॉर्म करना था, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना था, एक प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी होती थी जो मॉन्क की होती है, जो प्रॉपर डिसिप्लिन होती है, और बुद्धिज्म को हर जगह प्रमोट करना उनका मेन एम था, स्प्रेड बुद्धिज्म एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, सारनाथ, वैल्लभी, मिथिला, बोधगया एंड ईटीसी। तक्षशिला रावलपिंडी पंजाब में पड़ता है, नालंदा बिहार में राजगीर में है, विक्रमशिला इट ऑल्सो इन द बिहार, सारनाथ इन उत्तर प्रदेश वाराणसी, वल्लभी इन गुजरात, मिथिला इन बिहार, बोधगया इन बिहार। ये बहुत मतलब फेमस एजुकेशन सेंटर हुआ करते थे। आज भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, आज भी बहुत ज्यादा फेमस है उस समय के जो इनका इतिहास है उसको लेकर के। हालांकि बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन नालंदा का इतिहास अपने आप में ही एक गौरवशाली इतिहास है भारत के लिए। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस इन द बुद्धिस्ट पीरियड, एजुकेशन बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज द पर्सनल enterprise of the guru's teachers। जो ये एजुकेशन सेंटर उनको हुआ करता था, वो जो उनके गुरु थे उनके कंट्रोल में रहता था। बुद्धिस्ट संघ या बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी इसको कहा जाता था, बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी। बुद्ध और जो इनका फाइनेंस सिस्टम होता था वो जनरली जो किंग्स हुआ करते थे वो उनको फाइनेंस करते थे। बहुत सारे जो बिगर होते थे, मॉन्क जो भिक्षुक होते थे, वो इकट्ठा करते थे। बहुत लोग जो इंस्पायर होते थे वो से वो उनको धन देते थे, संपत्ति देते थे, ताकि बुद्धिज्म को और ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो। जैसा कि हमने पढ़ा है द ग्रेट किंग अशोका, जो मगध का राजा था अशोका, उन्होंने बहुत ज्यादा बुद्धिज्म को प्रमोट किया है। उन्होंने थर्ड काउंसिलिंग जो बुद्धिज्म की थी वो ऑर्गेनाइज कराई थी और बहुत ज्यादा बुद्धिज्म को प्रमोट किया है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस लाया है मोरल। और जो अशोका का धम्म है बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस तरह जो किंग होते थे वो भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे बुद्धिज्म को। बहुत सारे किंग हुए एंशिएंट इंडिया में जिन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। तो जो फाइनेंस का सिस्टम होता था, बहुत सारे जो ये बड़े बड़े किंग हुआ करते थे वो भी प्रॉपर डोनेट करते थे बुद्धिज्म एजुकेशन सिस्टम में। और जो लोग थे जो मॉन्क के थ्रू कुछ ना कुछ हमेशा डोनेट करते थे, जिसके थ्रू ये प्रॉपर फंक्शनल, प्रॉपर स्मूथ फ्लोइंग रहती थी। जो रिलेशनशिप था उसमें उपाध्याय का था एंड मॉन्क का था। जो गुरु होते थे उनको कॉल उपाध्याय एंड लर्नर वर कॉल्ड मॉन्क। और इसमें जो मेन इनका था समन करना, समन देना, उपदेश देना। बुद्धिज्म में जो भी गुरु होते थे वो उपदेश देते थे। इसके बाद है मिडल एजुकेशन, मुस्लिम पीरियड 12th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। द एम ऑफ एजुकेशन टू स्प्रेड इस्लाम, moral character and development different from Indian cultures, loyalty to a governance, to develop Arabic Persian language। जो इस्लामिक रूलर आए इस देश में उनका जो एम था वो ये था इस्लाम को प्रमोट करना। उनका जो डेवलपमेंट लैंग्वेज था वो अरबियन था, पर्सियन लैंग्वेज था। और लॉयल्टी टू गवर्नमेंट, जो राधा के थ्रू लॉयल्टी सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती, मोरल डेवलपमेंट भी कराया जाता था। पर वो इंडियन कल्चर या इंडियन सोसाइटी से डिफरेंट था, बिकॉज दे कम फ्रॉम इस्लामिक नेशंस। तो जो इनके रूल होते थे, रेगुलेशंस होते हैं वो इस्लामिक ही होते थे। इनका भी करिकुलम दो पार्ट में डिवाइड था, एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन। एलिमेंट्री में रीडिंग एंड राइटिंग, जनरल मैथमेटिक्स, अरबिक, पर्सियन एंड उर्दू। इसमें 3 लैंग्वेज का मेन लैंग्वेज होता था, अरबिक, पर्सियन एंड उर्दू। एंड हायर एजुकेशन में अरबिक, ग्रामर, लिटरेचर, सोशल सब्जेक्ट, म्यूजिक एंड पेंटिंग। टीचिंग मेथड, सिमुलेशंस, रिमेम्बरेंस, मेमोरी, लेक्चर, आर्गुमेंट, क्विज, कॉम्पिटिशन। इसमें जो पहली सेरेमनी है इनकी बिस्मिल्लाह सेरेमनी। जब बच्चा 4 साल 4 महीने और 4 दिन का होता था तो उसको इस्लामिक ड्रेस में मौलवी के पास लिया जाता था और कुछ आयात पढ़ाया जाता था कुरान का, जिसके थ्रू उस बच्चे का एजुकेशन वहीं से स्टार्ट होता था। एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनके होते थे मदरसा, जो आज भी चलते हैं। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। इन मुस्लिम एरा द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट वेरी गुड। जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा इसको प्रमोट नहीं करता था और एजुकेशन को लेकर के, इसलिए फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन का था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। क्योंकि जो किंग होते थे वो बहुत ज्यादा एजुकेशन को लेकर के अवेयर नहीं रहते थे और बहुत ज्यादा वो स्पेंड नहीं करते थे एजुकेशन को लेकर के। तो जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था उस समय, और बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से क्लोज होते चले गए मुस्लिम एरा में, जो उनका पीरियड था, इस्लामिक पीरियड। रिलेशनशिप बिटवीन लर्नर एंड टीचर।
टीचर वाज सीन एज रिस्पेक्ट। टीचर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था, मौलवी आप कह लो या उस्ताद जिनको कहा जाता था, अपने आप में बहुत ज्यादा वो टैलेंटेड होते थे, माहिर होते थे, जिसकी वजह से उनको उस्ताद का टाइटल मिला था। इन प्री इंडिपेंडेंस व्हेन द ब्रिटिशर्स एरा स्टार्टेड इन इंडिया। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मैकाले मिनट्स 1835। द ईस्ट इंडिया कंपनी issued Madrid in 1813. In this mandate, the company accepts the responsibility of Indian education to decide Indian response and decide to spend 1 lakh on the education. ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इंडियन एजुकेशन को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग उसको फॉर्मुलेट करेंगे, जिसके उन्होंने बजट जारी किया 1 लाख का फॉर जनरल पब्लिक। पर उसमें बहुत ज्यादा इसके लिए कोई स्टेप नहीं लिया, उसमें डिस्प्यूट भी था इंडियन एंड वेस्टर्न लैंग्वेज को लेकर के। The medium of language should be Arabic, Persian, Sanskrit and etc. ये उस समय इंडिया में जो लैंग्वेज चलती थी वो अरबी थी, पर्सियन थी या संस्कृत थी, और जो वेस्टर्न कंट्री का लैंग्वेज था वो इंग्लिश था। तो बेसिकली ये इंग्लिश को भारत में लेकर आना चाहते थे, लेकिन उस समय हमारे जो कंट्री था उसमें जो मेन डोमिनेंस लैंग्वेज थी यही 3 लैंग्वेज थी, अरबी, पर्सियन एंड संस्कृत। फिर मैकाले इंडिया आए 10 जून 1834 को। वो इंडिया आए एज अ मेंबर ऑफ जनरल गवर्नर काउंसिलिंग, उसके मेंबर बन के ही भारत आए। इसके बाद जो इसके हेड थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने मैकाले को हेड ऑफ पब्लिक एजुकेशन कमेटी ऑफ बंगाल का हेड बना दिया। और उनके जो मैकाले थे उनके समक्ष उन्होंने 3 पॉइंट रखे। जो गवर्नर जनरल के हेड थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, उन्होंने बताया कि कितना बजट जारी किया गया है। फिर उन्होंने लिटरेचर को इंटरप्रेटेट करने के, जो भी इंडियन लिटरेचर है उसको वो इंग्लिश में सारा करवाना चाहते थे। जो भी इंडियन स्कॉलर थे उनको भी प्रमोट करना था कि वो इंग्लिश के थ्रू ही अपना जो भी एजुकेशन है आगे ले जाए उसको। इसके बाद 1935 में मैकाले प्रेजेंट हिज द फेमस स्टेटमेंट टू द गवर्नर जनरल काउंसिलिंग। इसके बाद मैकाले मिनट जो उनका एक पूरा एजुकेशन प्लान था वो प्रस्तुत किया उन्होंने जनरल काउंसिलिंग में। मैकाले मिनट में बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी था इंडियन लैंग्वेज को लेकर के। द वर्ड साहित्य मीन्स इंग्लिश लिटरेचर, नॉट संस्कृत एंड अरबियन एंड पर्सियन। उन्होंने साहित्य को बोला इंग्लिश लिटरेचर है, ये कोई संस्कृत और पर्सियन नहीं है। और मेक फन ऑन इंडियन लिटरेचर, इट वाज दैट ओनली 1 cupboard ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वी विल इक्वल टू एंटायर लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरबिक। उन्होंने बोला कि जो इंडियन लिटरेचर है बहुत पुअर है, वो एक लाइब्रेरी के में ही सब कुछ अट जाएगा जो यूरोप का लाइब्रेरी है, लेकिन उनका जो लैंग्वेज है पूरे इंडिया और पूरे जो उनका लिटरेचर है वो पूरे इंडिया और जितना भी पूरा अरेबियन है वो सबको संभाल लेगा, इतना बड़ा उनका लिटरेचर है। एंड अटैकिंग संस्कृत लिटरेचर ही रोट सेल वी टीच सच ए साइंस विच इज वेरी पुअर क्वालिटी व्हाइल वी कैन मेक द नॉलेज ऑफ ट्रू हिस्ट्री डिस्प्ले। उन्होंने कहा कि जो संस्कृत लैंग्वेज है या संस्कृत लिटरेचर है बहुत घटिया है, बहुत निम्न स्तर का है, और जो उनका लैंग्वेज है बहुत ज्यादा एडवांस है। पूरी हिस्ट्री को एक अच्छी तरह से उन्होंने लैंग्वेज के थ्रू डिस्प्ले किया हुआ है। मेडिकल एड नॉलेज हो गया, ये सब आप साइंस के थ्रू नहीं कर, साइंस जो है वो इंग्लिश के थ्रू ही आप करा सकते हैं और संस्कृत के थ्रू ये सब नहीं करा सकते। मेडिकल एड को भी लेकर के उन्होंने बोला, और एस्ट्रोलॉजी को लेकर के भी मजाक उड़ाया कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, संस्कृत क्या होता है, ये सब यूरोप में कुछ नहीं मानते हैं। और वो यूरोपियन पूरा एक हर चीज के लिए डिटर्मिनेंट वे डिसाइड करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे जियोग्राफिकल बॉर्डर हो, पॉलिटिकल बॉर्डर हो। और जो हमारा संस्कृत था उसमें सब डिटरमाइन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको लेकर के बहुत ज्यादा मजाक बनाया संस्कृत लैंग्वेज एंड जो भी इंडियन लैंग्वेज था। He strongly support English, taking question of medium of instrument, and wrote about the Indian language that it is so uneducated and wrong unless they are enjoyed with the foreign language, will not be able to translate any important text easily. उन्होंने इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने ये कहा कि जो भी इंडियन लैंग्वेज है वो अनएजुकेटेड टाइप से है, वो बहुत गलत इंटरप्रिटेट किए गए हैं, और जब तक हम इंडियन लैंग्वेज को किसी फॉरेन लैंग्वेज के जो की तरह पूरा नहीं करते, जैसे कंपेरिजन नहीं करते, तो लिटरेचर उन्होंने कहा कि स्ट्रांगली उन्होंने सपोर्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज को और कहा कि जो भी इंडियन लैंग्वेज है बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड है, रॉन्ग है, गलत है, वो कोई भी उसको इजीली ट्रांसलेट नहीं कर सकता फॉरेन लैंग्वेज, और इन लैंग्वेज को रिप्लेस करना चाहिए फॉरेन लैंग्वेज से। मैकाले हैज रिटन एप्रिसिएशंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंडियन स्कॉलर रेफर्स टू द स्कॉलर इंस्पायर्ड बाय,
उन्होंने ये सब जितने भी हमारा एनसीएट चीजें थी उसको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए प्रपोजल उन्होंने रखा कि हर चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा और जितने भी नई नई चीजें आएंगी वो इंग्लिश के थ्रू ही इंट्रोड्यूस कर जाएंगी इंडियन सोसाइटी में। और इनका जो ये कहना था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है, जो एजुकेशन है वो अपर क्लास के लिए होनी चाहिए। फिल्टरिंग का प्रिंसिपल उन्होंने दिया था, मतलब अगर अपर क्लास एजुकेट हो तो एजुकेशन लोअर क्लास को फिल्टर होकर चला जाएगा। जैसे कि आपके घर में कोई जैसे अपर क्लास है, उसके घर में या उसके आसपास बहुत सारे लोअर क्लास के लोग रहते हैं, तो अगर वो पढ़ा लिखा रहेगा जो अपर क्लास का व्यक्ति है, तो उससे कुछ ना कुछ जो लोअर क्लास के लोग हैं वो कुछ ना कुछ सीख लेंगे, वो भी एजुकेट हो जाएंगे कुछ ना कुछ सीख करके। तो ये इनका जो फिल्टरिंग का प्रिंसिपल था ये बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है फिल्टरिंग प्रिंसिपल। तो ये यही था कि एजुकेशन जो है वो छन्नी से छन करके नीचे तक सोसाइटी तक जितने भी पुअर लोग हैं उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो एजुकेट अपर क्लास के लोगों को सिर्फ करेंगे। तो एजुकेशन जो था वो अपर क्लास के लिए था, लोअर क्लास के लिए कोई एजुकेशन, लोअर क्लास के लिए कोई एजुकेशन नहीं था। उनको लॉजिक या आर्गुमेंट आप ये उनका ये कहना था कि इंडियन जो पब्लिक है उसको इंटरेस्ट लेना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो भी एजुकेशन होगा इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही होगा। इंग्लिश लैंग्वेज अपर क्लास की लैंग्वेज है, रूलिंग लैंग्वेज है, क्योंकि अपर क्लास वैसे भी अंग्रेज जो थे वो इंग्लिश ही बोलते थे, तो रूलिंग लैंग्वेज भी इंग्लिश ही धीरे धीरे होता चला गया। तो अपर क्लास के लोग भी अच्छा खासा इंग्लिश सीखने लगे, क्योंकि वैसे भी उनको ही राइट्स था स्कूल एजुकेशन के लिए, और एजुकेशन में उस समय इंग्लिश ही चल रहा था, तो ऑटोमेटिकली उनको सीखना ही था इंग्लिश। इन ईस्टर्न सी इंग्लिश इज द मोस्ट लाइकली टू बिकम अ लैंग्वेज ऑफ ट्रेड। ट्रेड के लिए भी इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज हुआ करता था, क्योंकि मैक्सिमम जो कंट्रीज थे वो इंग्लिश आज भी बोलते हैं, उस समय भी बहुत सारे कंट्रीज इंग्लिश बोलते थे। तो जो इनका पूरा ट्रेड होता था सीज के थ्रू, ईस्टर्न सीज के थ्रू, चाइना हो गया या फिलीपींस, जो पूरा ईस्टर्न एरिया है सी का, तो इनका जो ट्रेड है पूरा होता था इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही। और जितने भी इंडियन स्कॉलर हैं सब इंग्लिश के थ्रू ही पढ़ते थे, और पढ़ेंगे जो उनकी ड्यूटी है वो परफॉर्म करेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, इनका ये भी कहना था। उनका ये कहना था कि जैसे इंग्लैंड ने ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज को चेंज किया, उसको रिवाइव किया, पुनर्निर्माण किया, अपने अकॉर्डिंग उसको स्ट्रक्चर दिया, तो वैसे भी इंडियन जो लैंग्वेज है उसको भी रिवाइव करना चाहिए इंग्लिश से। जैसे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करके रिवाइव होकर के नया आया है इंग्लिश, दो लैंग्वेज से। तो उनका ये कहना था कि जो इंडियन लैंग्वेज है उसको भी इंग्लिश के थ्रू रिवाइव कर देना चाहिए, मतलब इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो भी उनके स्ट्रक्चर है रिकंस्ट्रक्ट हो इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर देना चाहिए। एंड 7 मार्च 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंग एक्सेप्ट ऑल थिंग्स ऑफ मैकाले, जो हेड थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उन्होंने जो मैकाले का ये जितने भी इतने सारे पॉइंट थे मैकाले मिनट्स में या जिनके आर्गुमेंट थे ये सब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इंडियन एजुकेशन के लिए, जिसके थ्रू मैकाले भारत में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एजुकेशन को लेकर इंग्लिश एजुकेशन को लेकर के अपना इंट्रोडक्शन कराया, और आज तक वो चलता आ रहा है भारत में। रीजनल लैंग्वेज को उस समय बैन कर दिया गया, और जितने भी स्कॉलर थे, जितने भी डिस्प्यूट सबको खत्म करके सिर्फ उन्होंने इंग्लिश को ही बढ़ावा दिया, वेस्टर्न लैंग्वेज को ही फुल प्रमोट किया, अपॉर्चुनिटी और जो भी उनका सिविलाइजेशन था वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसका बेनिफिट ये सब भारत पे ला दिए, लोगों को वो पढ़ाते थे। जो भी इनका कल्चर था वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड इटीसी, ये सब इंडिया पे ला दिया गया। जो भी और इंडिया का ओरिजिन था वो था, उसको धीरे धीरे एजुकेशन के थ्रू हटाते चले गए और अपना सिलेबस उसमें वो ऐड करते चले गए। इनका डिफेक्ट ये था कि क्रिटिसिज्म फुल तरह इनका क्रिटिसिज्म ये है, या इनका डिफॉल्ट ये था कि ये इतना क्रिटिसाइज उन्होंने कर दिया इंडियन लिटरेचर को, धीरे धीरे इंग्लिश एरा में जो अंग्रेजों का पीरियड था उसमें ये खत्म होने लगा। इन्होंने इंडियन लैंग्वेज पे स्ट्राइक कर दिया, पूरी तरह से इंडियन लैंग्वेज को ध्वस्त कर दिया। कहीं भी किसी स्कूल में आज भी आप देखेंगे तो बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे क्या मैक्सिमम स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम ही है। तो ये उस समय ये काम हुआ था कि जितने भी इंडियन स्कूल लैंग्वेज के स्कूल होते थे सबको मतलब उस पर स्ट्राइक ऐसी हुई कि हर कोई इंग्लिश 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 को प्रमोट करने लगा, इंग्लिश लैंग्वेज को। तो वो आज भी वो चलता आ रहा है। तो पूरा इन्होंने पूरा संस्कृत और जितने भी लैंग्वेज थे पर्शियन एंड अरबी ये सबको डिस्ट्रॉय कर दिया भारत से, और आज भी वो चल रहा है। और जो मेन इनका था एजुकेशन देने का सिर्फ अपर क्लास के लिए था, ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ बाद में, क्योंकि एजुकेशन हर किसी के लिए होना चाहिए, ना ही किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए। तो ये इनकी क्रिटिसिज्म थे।